उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जनपद कालीन और दरी के लिए फेमस है। यहाँ कभी दरी का काम घर घर में होता था। कालीन भी अपने स्वर्णिम काल पे यहाँ पे थी और यहाँ की कालीन का एक्सपोर्ट विदेश के कई देशों में होती थी। लेकिन हालात धीरे धीरे बदलने लगे। मशीनीकरण ने सबसे ज़्यादा कालीन को प्रभावित किया है। हम बात कर रहे हैं जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये वाराणसी की एक जगह है जहाँ पे एग्जीबिशन लगा है और यहाँ पे एक होलसेलर हैं कारपेट के और उनकी 2 से 3 पीढ़ियों से ये काम चल रहा है। इनका नाम रुस्तम जी है और इन्होंने एक बताया कि इनकी पीढ़ियाँ दरी और कालीन ही बनाती आई हैं, लेकिन कालीन बीते कुछ समय से इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि कालीन के कारीगर अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और कालीन की मांग में भी गिरावट आई है। तो सरकार ने भले ही एक जनपद एक उत्पाद के रूप में ज़रूर कालीन को चयनित किया है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत जो मिलना चाहिए वो उस तरह के कारीगरों को नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से अब दरी पे ज़्यादा लोगों ने फोकस किया है और कालीन पे कम। कालीन का काम ज़्यादातर सीतापुर में सिमट कर रह गया है। मेरा नाम रुस्तम सुराब है। मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मुझे इन दरियों पर राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड। ये मेरा जो दरी है ये ख़ानदानी काम है, दादा परदादा से चला आ रहा है। इसको हम भी कर रहे हैं और कोविड के पहले मेरा अच्छा खासा बढ़िया कालीन का भी, कारपेट का लूम हुआ करते थे, दरी के भी लूम हुआ करते थे। मगर कोविड के बाद से ना कारपेट का काम बंद हो गया है। समझिए दरी का 10-12 लूम मेरे पास बचा है, उसी को मैं चला रहा हूँ। जो पुराने काम करने वाले हैं वही है, नया जो जनरेशन है ना वो इसमें आ नहीं रहे हैं क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, इसलिए दिन पर दिन ये काम कम होता चला जा रहा है। जिस तरीके से ये काम है उस काम में करने में क्या आज भी आपको उतना ही आनंद आता है जो पहले हुआ करता था? दरअसल मुझे और कोई काम तो सीखा रहा हूँ, मैं अपने यही दरी का काम सीखा हूँ, ख़ानदानी काम, इसलिए मुझे करने में अच्छा लगता है और आनंद भी आता है। ये मेरा खुद का काम है, इसमें बहुत खुशी होती है हमें। और मुझे गवर्नमेंट तरफ से बुलाया जाता है जहाँ जहाँ प्रदर्शनी लगती है। अब यहाँ मैं बनारस में बड़ा लालपुर म्यूजियम में लगाया हूँ यहाँ पर ऑर्डर के लिए। तो आज क्या स्थिति है, दरी की स्थिति कैसी है, कालीन की स्थिति कैसी है? कालीन की समझ लीजिए 25% 20% रह गया है और दरी का भी मान लीजिए 40-50% रह गया है। बता रहे नया जनरेशन नहीं आ रहा ना, जो पुराना काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वो भी छोड़ते जा रहे हैं इसको। मेहनत बहुत है ना इस काम में। मिर्ज़ापुर कभी इन कामों के लिए मशहूर, बहुत फेमस था मिर्ज़ापुर। आज वो बात नहीं है। नहीं उतना नहीं है, मगर वो बात नहीं है उतना। सरकार ने ओडीओपी में भी शामिल किया है। जी फ़ायदा मिला? हाँ, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला, कारीगरों को सबको फ़ायदा मिल रहा है उससे। तो जिस तरीके से एक दरी को तैयार करने में कितनी मेहनत का काम है? एक आदमी, जैसे ये साइज़ 3/5 है, इसको अगर आदमी एक काम करेगा तो 4 से 5 दिन लग जाता है उसको काम करने में, बुनाई करने में। फिर उसके बाद आता है वॉशिंग कराते हैं, फिर फिनिशिंग कराते हैं, मार्केट में लेके आते हैं। समझ लीजिए हफ्ता से 10 दिन टोटल लग जाता है इसके अंदर। तो फिर जब ये बन के तैयार होती है तो किस तरह की मार्केट मिल पाती है? अब देखिए मार्केट जैसे लोकल फेयर हो गया, फिर ये NSDC द्वारा यहाँ पर देखिए आए बनारस में ऑर्डर के लिए। माल आपका बाहर भी जाता है? माल हाँ एक्सपोर्ट होता है, मगर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो तो कारीगर है बनाते हैं। लोकल मार्केट में ही बेचते हैं, कोई एक्सपोर्टर का ऑर्डर होता है तो वो भी देते हैं बना के। आप लोग माल इतना खूबसूरत बनाते हैं तो उस माल की जो कारीगरी है उस कारीगरी की जो मेहनत है मतलब आपको मिल पाती है पूरी? देखिए जो कस्टमर इसके जानकार हैं वो बार्गेनिंग नहीं करते, वो मेहनत का फल दे ही देते हैं। जो दाम बताते हैं वो दे ही देते हैं, और जिनको जानकारी नहीं है तो वो फिर कहते हैं ये इतना महंगा क्यों, क्या है। अब उनको डिटेल समझाना पड़ता है, कैसे डाई होता है, कैसे बीविंग होता है, ये वॉशिंग कैसे होता है, तब उनको समझ आता है। तो रुस्तम जी का कहना है कि पूरे मिर्ज़ापुर में अब ये काम केवल 40% ही रह गया है, 60% काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है। सरकार को इस काम को प्रमोट करने की ज़रूरत है और इसी दिशा में यहाँ पे जो एक एग्जीबिशन किया गया है वो इसी वजह से है कि उनको एक्सपोर्टर से जोड़ने के लिए ये एक एग्जीबिशन लगाया गया कि यहाँ आएँ और सीधे सीधे उनको एक्सपोर्टर से बात करें और एक्सपोर्टर को अपना माल दिखाकर अपनी सेल को, अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक।
वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। उत्तर प्रदेश के खेतों में बदलाव का दौर दिख रहा है। जिस प्रदेश में कभी तिलहनी फसलों का उत्पादन मांग से कम हुआ करता था, अब उसी उत्तर प्रदेश को अच्छी पैदावार के लिए सम्मानित किया जा रहा है। खाद्य तेलों के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे यूपी के इस विकास के पीछे है डबल इंजन सरकार का डबल दम, जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 2016-17 में NMOOP स्कीम चलाई थी, जिस स्कीम ने यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद गति पकड़ ली। हम लोगों ने दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध करवाने के लिए आदेश उपलब्ध कराए थे। आज ये बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन उसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किया गया। राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने तिलहन विशेष कार्यक्रम 2022-23 शुरू किया, जिस योजना में किसानों को 2-2 किलोग्राम निःशुल्क बीज के साथ मिनी किट वितरित किए गए। मिनी किट के जरिए एक साल में पूरे प्रदेश में 7,281 क्विंटल बीज का वितरण किया गया और मिनी किट के वितरण में 30% महिलाओं और 33% लघु सीमांत किसानों को शामिल कर इन्हें वरीयता दी गई है। बहुत से किसानों ने इसकी खेती को बढ़ाया और खेती को बढ़ाया है तो उसका बेनिफिट भी उनको मालूम मिला है। और ये पानी की भी समस्या, जल स्तर भी नीचे भाग रहा है। अपने यहाँ जल स्तर भी भाग रहा है। जो है कच्ची बोरिंग जो है वो सब आते आते अप्रैल ये मार्च में जवाब देने लगते हैं, तो ये इसके हिसाब से भी सरसों पहले ही हो जाती है। इन कोशिशों का परिणाम ये निकला कि वित्त वर्ष 2016-17 में जिस तिलहन का उत्पादन 12.41 लाख मीट्रिक टन था, वो 2021-22 में बढ़कर 17.58 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया और 3.5 लाख किसानों को 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अतिरिक्त आय हुई। नहीं, किसानों के लिए जो है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया माध्यम है। वास्तव में सरसों जो है मात्र 1 एकड़ में 1.5 किलो बीज लगता है, तो आपका बीज भी बहुत कम लगा। एक पानी आपको देना है आपके फ्लावरिंग के बाद। सरसों से बढ़िया तेल पूरे विश्व में कोई तेल नहीं माना जाता है और जो कि भारत में आराम से किसान अपने खेत में उत्पादन कर सकता है। मात्र जो है 115-20 दिन की प्रजाति होती है और किसान इसको बो करके एक अच्छा मुनाफा भी ले सकता है, या कुछ किसान चाहे तो उसका तेल बना करके ब्रांडिंग करके उसको जो है मार्केट में बेच भी सकते हैं। तिलहनी फसलों में राई, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, तिल, सोयाबीन और मूंगफली की पैदावार होती है और चूंकि ये फसलें कम पानी में पैदा होती हैं, इसलिए राज्य के ऐसे जिलों में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जहां पानी की समस्या रहती है। खास तौर पर बुंदेलखंड पर सरकार का जोर है, जहां किसानों को सब्सिडी पर बीज बांटे जा रहे हैं। सरकार की ये योजनाएं खेतों की तस्वीर बदल रही हैं। प्रदेश में तिलहन की फसल का दायरा बढ़ रहा है। सरकार और किसान की ये कदमता देश के सबसे बड़े प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है।